हाँ जी, हेलो। नमस्कार साथियों, मैं ओम निवास चाहर स्वागत करता हूँ आपका आपके ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ओम कैरियर अकेडमी में। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, आपको जैसा मालूम है संविधान से संबंधित हैं, तो आज हम बात संविधान के ही बारे में करेंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो इसमें वो लाल वाला एक चिन्ह है ना, उसके कहते हैं सब्सक्राइब, वो थोड़ा-सा कर लो भैया, इससे सपोर्ट मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक भी कर देना बाद में। आपके लिए काफ़ी मेहनत की है, ये जो लिखने से बचने के लिए तो ये पूरा का पूरा ये माहौल बना के रखा है, ये देखिए, कैसा माहौल बना के रखा है। हाँ जी, हम बात करेंगे आज जो है इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से 35 तक हम बात कर लेंगे और अगली जो 2-3 वीडियोज़ हैं उनमें हम जो है संविधान के सारे अनुच्छेद खत्म कर देंगे। और मैंने जो आपके लिए जो सहूलियत भरी चीज़ बनाई है, इसमें काफ़ी समय लगता है पहली बात तो, दूसरी बात ये है इससे समय बचता भी है। इससे समय ऐसे बचता है कि जैसे अभी मैं लिखता हूँ वो बच जाएगा सारा का सारा। मैं धारा प्रवाह बोलते जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये सारी चीज़ें आप समझदार हैं। हाँ, जो है साथियों, अब मैं बात करने वाला हूँ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। तो भारतीय संविधान, संविधान समधन विधान शब्द से मिलकर बना है। ठीक है साथियों, संविधान का जो है, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 1 से 395। तो साथियों, अनुच्छेद तो 395 ही हैं संख्या में, लेकिन ये इनकी संख्या आज लगभग 470 के समथिंग पहुंच गई है। अगर ऐसे ही बात करें तो संविधान जब लागू हुआ था, लागू कब हुआ था संविधान? लागू की बात करें तो ये 26 जनवरी, हाँ जी, 1950 को हुआ था। ये बेसिक चीजें हैं, सबको पता है। हाँ जी, और इसी के साथ अगर बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर को, कब हुआ? 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन को आप संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? संविधान दिवस के रूप जी। और इस दिन को आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बेसिक चीजें हैं, सभी को पता है। जब संविधान लागू हुआ था तो मैं बात कर रहा था, संविधान में भाग तो 22 थे, भाग 22 ही थे, भाषाएं 14 थी। भाषाएं कितनी थी? 14। अब कितनी हो गई? 14 से बढ़कर 22 हो गई जी। हाँ, और अनुसूचियां 8 थी, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, तो यह कितनी हो गई? अब 12 अनुसूची हो गई हैं। हाँ जी साथियों, अनुच्छेदों की मैं बता ही चुका हूं, 395 संख्या में है। वैसे तो संशोधन हो होकर और चीजें जुड़ जुड़कर 470 से ऊपर पहुंच गए जी। बात करते हैं अनुच्छेदों के लिए, अनुच्छेदों के ऊपर जो हम जिस पर्पज से आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं उस पर्पज से बात करते हैं। देखिए, पहला भाग है भाग 1। अच्छा, भाग 1 में 1 से 4 तक कितने? भाग 1 में, भाग 1 में इसमें का भाई भैया, हाँ जी, 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जी। हाँ, और इसका एक संघ, संघ की ही बात करें तो जो ये अनुच्छेद 1 की परिभाषा है वही संघ की परिभाषा है। जो अनुच्छेद 1 में लिखा है वो संघ की परिभाषा ही लिखी है, आप ऐसा मान के चलें। मतलब संघ क्या है? संघ भारत संघ है, भारत संघ है। और जो भारत संघ है तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें ज्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है।
अनुच्छेद 2 की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद, इंपोर्टेंट चीज, संसद ऐसे निर्वर्धन और शर्तों के साथ जिन्हें उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। एक, नए राज्यों को संघ में शामिल करके, और दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करके। साथियों, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब इसके अनुसार यही है कि संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। कुछ शर्तें हैं जी। आइए, दो का वैसे तो यह समाप्त कर दिया गया, 2 का समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अनुसूची 10 में परिवर्तन किया गया है। ये थोड़ा सा आप देखकर चलें। तो इसके बारे में बात करते हैं। सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य का संघ के साथ सह संयुक्त किया जाना, अनुच्छेद 2 का में लिखा है। संविधान का 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में जो लाया गया, उसकी धारा 5 के द्वारा 24 अप्रैल 1975 से इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैंने सम्मिलित कर दिया। 35वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा सिक्किम को भारत का सह संयुक्त राज्य माना गया या बना दिया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 2 खत्म कर दिया गया और अनुसूची 10 में सुधार कर दिया गया। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट की बात थी, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसका भी ले लें। अब 3 भाग 1 का अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 3 क्या करता है, नए राज्यों के गठन की बात करता है, उनमें सीमाओं में परिवर्तन की बात करता है, उनके नामों में परिवर्तन की बात करता है। तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, किसकी बात, गठन, और क्षेत्रों, सीमाओं, मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन शामिल है। बस इतनी ही चीज समझनी है, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ के देखें, आपके काम की चीज मिलेगी और मजा आएगा। क्योंकि यहां से तो सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, लेकिन यहां से जब बातें पूछी जाती हैं तो आपको पता ही है फिर कैसा महसूस करते हैं। यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र के अलग होने या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। किसको, संसद को। ठीक है जी, यहां से पूछ लेता है किसको अधिकार देता है। अगला अनुच्छेद 4, यह विभाग 1 का है। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखी हैं। अनुच्छेद 4, यह अनुच्छेद पहली अनुसूची, गौर करना, पहली अनुसूची यानी भारत संघ में राज्यों के नाम, और चौथी अनुसूची यानी प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी बदलाव की अनुमति देता है। क्या, कौन देता है, अनुच्छेद 4 देता है। संविधान ऐसे किसी भी कानून, अच्छा कानून नहीं, कानून है, कानून को संशोधन के रूप में नहीं मानेगा जो मौजूदा राज्यों को बदलता है या एक नया राज्य बनाता है। समझ में आया? थोड़ा सा एक बार और समझाएं। मतलब अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची
जिसमें क्या है, भारत संघ में राज्यों के नाम। और चौथी अनुसूची, इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में स्थान या आवंटित सीटें, आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी बदलाव की अनुमति तो देता है, ठीक है, यह परिणामी बदलाव की अनुमति देता है। संविधान ऐसे किसी भी कानून को संशोधन के रूप में नहीं मानेगा जो मौजूदा राज्यों को बदलता है या एक नया राज्य बनाता है इनके आधार पर। ठीक है साथियों, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है। अनुच्छेद 5 जी, अनुच्छेद 5 जो है यह भाग 1 का नहीं है, यह है भाग 2 नागरिकता का है, भाग 2 नागरिकता का। और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 बात करता है जन्म, देखिए जन्म के आधार पर नागरिकता, तो जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म के आधार पर नागरिकता की बात करता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा। आसान सी बात है, मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता। यदि उसके माता पिता, इसकी थोड़ी सी टिपिकलिटी और समझ लो, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, ठीक है, आराम से नागरिकता मिल जाएगी। उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, मतलब माँ भारत की हो, पिता भारत का हो, एक। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व, मतलब 26 जनवरी 1950 से पूर्व लगातार 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का क्या होगा, नागरिकता होगा। इस ऐसी प्रकार की नागरिकताओं को जन्म के आधार पर नागरिकता कहते हैं। मेरा मानना है साथियों समझ में आया होगा। अनुच्छेद 6 यह भी नागरिकता का है, मैंने बताया था 5 से 11। अनुच्छेद 6 ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत में आए हैं, मतलब बंटवारे के समय और बंटवारे के थोड़े से बाद। ऐसे लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जो मैंने बताया अभी, बंटवारे के समय और कुछ बंटवारे के बाद। पहला, जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ चुके थे। दूसरे, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए। ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में बात कौन करता है? अनुच्छेद 6 बात करता है। मतलब अनुच्छेद 6 बात करता है कि जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 बात करता है। अब पाकिस्तान से 2 प्रकार के बात करता है, एक 1948 में, 1948 तक भारत में आ गए जो है 19 जुलाई तक, और दूसरे जो है 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा अनुच्छेद 7। अब अनुच्छेद 7 ऐसा मान के चलिए जैसे अनुच्छेद हमने 6 पढ़ा उसका थोड़ा सा विपरीत। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के बारे में बात करता है। यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। हो गया उल्टा, वो आए थे पाकिस्तान से, अब ये चले गए पाकिस्तान, लेकिन बाद में फिर भारत में लौट आए। ये मतलब एक बार ये पाकिस्तान में बंटवारे में चले गए, अब कब, 1 मार्च 1947 तक। हाँ, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए, लेकिन बाद में ये भारत में लौट आए, तो उनकी नागरिकता के बारे में बात करते हैं अनुच्छेद 7 के द्वारा। अनुच्छेद 8
अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 बात करता है, इसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों को विनियमित किया गया है। मतलब भारत से बाहर जो रहते हैं उनकी नागरिकता को विनियमित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 9, कोई भी व्यक्ति जिसने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो वह अनुच्छेद 5, 6, 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं हो सकता। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता उसने हासिल कर ली है तो अनुच्छेद 5 के अनुसार जन्म के आधार पर नहीं हो सकता, 6 के अनुसार नहीं हो सकता और 8 के अनुसार नहीं हो सकता। ठीक है, बाहर रह रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता की बात करता है और अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी, ऐसा अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। अब साथियों थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रह गया हो तो आप ले सकते हैं किसी भी। तो यहाँ तक सारे के सारे हो गए। बात करते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और यहाँ से अनुच्छेद ही नहीं, मैं जो बातें लिखकर लाया हूं उनमें आपको मजा तो आया होगा क्योंकि वो चीजें ऐसी नहीं है कि आपको हर वीडियो में मिल जाए। मैंने इनको लिखने में, इनको ऐसे बनाने में काफी मेहनत की है और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो बात करते हैं अभी मौलिक अधिकारों की। हाँ, मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल लायक, और एक वो जो बताई थी सब्सक्राइब वाली बटन वो जरूर दबा लेना। हाँ भैया, ये सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। अभी आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मन लगता रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे। अभी भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 दिए गए हैं अनुच्छेद। अब मौलिक अधिकार, अभी देखिए जब संविधान लागू हुआ था तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7, लेकिन अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो जान लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए 1, 2, शोषण के विरुद्ध 3, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 4, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 5 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6। तो ये 6 आपको मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। यहां राज्य का अर्थ भारत से है जी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां जो है, ऐसी कोई विधि होगी जो मूल अधिकारों को असंगत करेगी या उन्हें कम करेगी, वह शून्य मानी जाएगी। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 के अनुसार ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। ऐसी विधियां जो कम करेंगी मूल अधिकारों को या उनके जो है उनमें थोड़ी सी कमी करेंगी तो असंगत करेंगी, तो वह जो है पहली बात तो शून्य होंगी और दूसरी बात न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति, यह मतलब अनुच्छेद 13 यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है जिसके आधार पर मूल अधिकारों के असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 13 के अनुसार
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिलता है कि वो मूल अधिकारों को जो असंगत करने वाली विधियों पर एक न्यायिक प्रणाली आधारित उन्हें अवैध घोषित कर सकें। स्क्रीनशॉट की बात हो तो देख लें। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में, ठीक है थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिक दोनों के लिए, देखिए यहां से यही सीधा प्रश्न आता है, कौन कौन से जो है अनुच्छेद जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी लागू होते हैं। तो ये बातें मैं आपको यही कराए दे रहा हूं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। अब ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मतलब इंडिया में नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए, अब ऐसा नहीं है कि विदेशियों के लिए विदेश में जाके हो, विदेशियों के लिए जाकर विदेश में नहीं है, विदेशियों के लिए जो विदेशी भारत में आया या विदेशी भारत में, तो सबके लिए मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा, विधि सबके लिए बराबर होगी, इसलिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। अनुच्छेद 15 कहता है, 15 का एक कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध मतलब किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है जी। इसका 15 का 2 कहता है, किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक, अब उसमें भेद था और इसमें क्या है, यहां थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए इसमें क्या था, यहां ये रहा, इसमें कहा गया राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अब इसको किसी दुकान और होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिसोर्ट में जाने से नहीं रोका जाएगा, नियम नंबर 2 के अनुसार। किसको, जो अभी बात की लिंग जन्म आधारित जो है किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कुआ, बावड़ी, तालाबों से जाने से नहीं रोका जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट की बात हो तो देख लें। जी वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों को इस नियम में अपवाद स्वरूप रखा गया। अभी जो बात हो रही थी उसके लिए यह विशेष बात है, उसके लिए क्या है, यह विशेष बात है, उसके लिए यह विशेष बात है कि इस पर भी आप गौर करके चलें। जो अभी बात हुई, हमने बात की थी, तो उसके लिए थोड़ा सा इस पर भी गौर करके चलें। वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो दोनों क्लॉज पढ़ाए 15(1), 15(2), उनमें महिलाओं और बच्चों को इस नियम से अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिकल 15 के नियम नंबर 3 के मुताबिक अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसे उपबंधों को करने से नहीं रोक सकता। मतलब जो अभी बात हो रही थी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन महिला और बच्चों को अपवाद रखा गया है, और महिलाओं के लिए कोई विशेष, महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध किया जा रहा है तो उसे भी नहीं रोका जा सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा ऐसे उपबंध के तहत ही किए जाते हैं। आपको पता है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए थोड़ी सी जो रियायतें दी जाती हैं, छूट दी जाती हैं, उनके लिए नए नए
तो ठीक है, तो वो सारे के सारे इसी उपबंध के तहत आते हैं। अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट बहुत है। अनुच्छेद 15 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसको आपको आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आए या ना आए, ये जानकारी का बहुत बड़ी जानकारी का स्रोत है। तो अनुच्छेद 15 के नियम नंबर 4 के मुताबिक राज्य को सामाजिक और शैक्षिक संस्था शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। मतलब वही बात हो गई, यह अपवाद स्वरूप है जी। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता की बात करता है जी। अनुच्छेद 17 आपको पता है अस्पृश्यता छुआछूत के अंत की बात करता है। यही एक इसकी इंपॉर्टेंट खासियत बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि यही एकमात्र, देखिए अभी कोई भी जो है आपने देखा होगा अनुच्छेद आगे आया, आपको संपूर्ण अनुच्छेद नहीं दिखाई दिया, लेकिन यह एक अनुच्छेद एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है 17 जो पूर्ण रूप से, यही एक अनुच्छेद पूर्ण है, नहीं बाकी कोई अनुच्छेद पूर्ण नहीं है। हाँ जी। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होना चाहिए, लेकिन राज्य, सेना, विद्या संबंधी उपाधि आप ले सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारी की सारी उपाधियां समाप्त हो जाएंगी। हाँ तो देखिए राज्य, सेना, विद्या संबंधी यानी शिक्षा संबंधी उपाधियों के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नंबर 2 कहता है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 18 कहता है। आपको यह बात आपकी समझ में आई होगी। हाँ। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे के सारे अनुच्छेद इसमें आते हैं, 19 में आते हैं। 19 के क्लॉज हैं। 20 अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 20 इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसका नंबर 2 क्लॉज बात करता है, 1 नंबर बात करें और 2 नंबर बात करें, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति को एक बार जिस चीज के लिए दंड मिल गया तो उसे उसी चीज के लिए बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। नंबर 3 इसका, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिए हैं। हाँ, किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ये 3 नंबर कहता है, इसका इंपॉर्टेंट है। इक्कीस, जैसा कि आपको पता है 21 तो पहले से ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा 21 को पूछ लिया जाता है, नहीं तो 21 का को पूछ लिया जाता है जी। अनुच्छेद 21 बात कहाँ गया भाई?
हाँ ये हट जा भाई। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप भी समझ के चलें। ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इन पर गौर करना कौन कौन सी आपके काम की हैं। भाई मौलिक अधिकार तो सबको दिए गए हैं। हाँ, तो आज आप जान जाएंगे हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। आज नहीं छोड़ने वाले किसी को। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, कानून की प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि आप जाएं और आप उसके जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आप जाए बोलो नहीं नहीं यहाँ नहीं रहना है भाई, चलो निकाल दें किसी को घर से, हैं? ऐसा नहीं करना है। अनुच्छेद 21 का देखिए, अनुच्छेद 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 का जो है वो आपको राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ठीक है। तो बात करें अनुच्छेद 21 राज्य, अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। कोई कानून बना ले। 3 अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये अनुच्छेद 22 बात करता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उस ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र उस व्यक्ति को बताना होगा। बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगर वो पूछता है ना कि मतलब मुझे किस बात पर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये पुलिस को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताता है तो किसका हनन? हाँ, अनुच्छेद 22 का हनन। जी, नहीं रखा जा सकता उसे, और ना ही उसे अपनी पसंद के वकील के परामर्श के उसे जो उसका वकील है उसकी पसंद का वो भी उसे रखने की आजादी होती है। हाँ, उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने की अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो है इसमें समझाने की कोई ऐसी बात है नहीं, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम की बात करता है। ठीक है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है कौन? अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता भाई साहब। हाँ, ये कर दिया तो आप ये मान के चलिए आप जेल गए। नहीं, बच्चों को पढ़ने का अधिकार होता है, सही बात है, बच्चों को काम में नहीं लगाना चाहिए। 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको अपने धर्म को मानने, अंतःकरण करने, ठीक है, उस धर्म को आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। चलिए, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट।
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। ठीक है, कितना भी कर ले लो भैया, हाँ कर बचा लो, धर्म के नाम पर कर इकट्ठा कर लो, यही आजादी देते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म संप्रदाय के प्रचार रख रखाव के खर्चों भुगतान में विनियोजित की जाती है। हाँ, चंदे की जो टिकट कटवा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, चंदे की टिकट कटवा देते हैं भाई साहब। और टेक्निकल महोदय पूछ रहे हैं चंदे की टिकट इसी से कटवाई जाती है? हाँ, इसी से कटवाई जाती है। ठीक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 बात करता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। देखिए इसका आप बात की भी बात करेंगे, शायद मैंने लिखा होगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा, उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। यह कौन बात करता है? अनुच्छेद 28। 28(1) क्या बात करता है? 28(1) पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। इसका अर्थ यह है, देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है। आप कुछ शिक्षण संस्थानों में धर्म के अनुसार उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एक बात है 28(1) ये स्पष्ट कर देता है कि कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं होगा, मतलब सॉरी, कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं होगा जो राज्य की निधि से संचालित है और उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाए। जी चलें। 28(2) का खंड 1 कहता है कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थानों को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुए हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। जैसे बात करें कि कोई ऐसा बिल्कुल वो कोई शिक्षण संस्थान ऐसा है जो धर्म की शिक्षा पर ही आधारित है, ठीक है, उसकी बात हुई है कि कोई ऐसी बात शिक्षा संस्थानों को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुए हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा और बचा है। अनुच्छेद 29, हाँ आज मौलिक अधिकारों तक करेंगे। जी बिल्कुल, घबराइए नहीं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी जो है
राज्य या उसके किसी भाग के निवासी अपने नागरिकों के किसी अनुभाग को यानी अपनी विशेष भाषा को, लिपि को, संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो है अधिकारी होंगे, अनुच्छेद 29 के अनुसार। ठीक है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। देखिए 31 निरस्त कर दिया गया है। 31 आपका अब यह विधिक अधिकार बना दिया गया है, यही आपका संपत्ति का अधिकार था, 7वां अधिकार यह निरस्त कर दिया गया। इकतीस निरस्त हो गया, 32 की बात करते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही इसी को जो है अंबेडकर जी ने आत्मा कहा है। यह क्या है इसके बारे में पूछ लेता है। आत्मा है किसकी? संविधान की। किसकी? संविधान की आत्मा। इंपोर्टेंट बात है। हाँ, किसने कहा है? अंबेडकर जी ने, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। सेना में, सशस्त्र बलों में आपके मौलिक अधिकार आपके घर की तरह नहीं चलते, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका जब हनन हो जाता है, मतलब कम हो जाते हैं, तो वो इसी अनुच्छेद के तहत होते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने और उनके बीच अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऐसा अनुच्छेद 33 के तहत किया जाता है। स्क्रीनशॉट याद नहीं रहती है, कोई नहीं रहा हो उसको एक बार देख लेना। अनुच्छेद 34 सेकंड लास्ट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना कानून लागू हो, मतलब ऐसे मान के चलें सेना का कानून लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निर्बाधित किया जा सकता है। मतलब आपके जो मूल अधिकार हैं वो कम हो सकते हैं। यानी जब भी भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होगा, ये मार्शल लॉ का वैसे जिक्र है नहीं संविधान में, कहीं भी मार्शल लॉ नाम का कोई शब्द आया नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी लिख दिया मार्शल लॉ। वहां अनुच्छेद 34 के तहत मूल अधिकारों का जो है प्रतिबंधन लगा दिया जाएगा, मूल अधिकारों पर कम कर दिए जाएंगे। मतलब जो है राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 34 के तहत आपके जो है मूल अधिकार कम कर दिए जाते हैं। लास्ट अनुच्छेद 35 यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, यह केवल किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो साथियों मेरा मानना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बात करते हैं। मेरा मानना है कि आज आपको यहाँ तक की जो कहानी है वो बिल्कुल समझ में आई होगी। अगले अनुच्छेदों की बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, और साथियों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। हाँ, जो आपसे कहा था कि वो जो बटन है सब्सक्राइब वाली उसको जरूर दबा लेना, और अगर ये वीडियो सही लगी हो आपको तो एक लाइक भी ठोक के जाना, और भैया सब्सक्राइब कर देना, और वो क्या कहते हैं उसको, शेयर, हाँ SHARE, शेयर भी कर देना। मोटिवेशन जो मिलता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, नमस्कार साथी, जय हिंद।